हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, हम लोग यूपी आरओ एआरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम है आपका दिसंबर 2024 में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट नंबर 22 करेंगे और आज हम जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसी सेट पेपर के 20 क्वेश्चंस इससे पहले के वीडियो में कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो। आज उसी के आगे क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया है? मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। तो मोहनजोदड़ो में से जो चीज़ यहाँ पर खुदाई में नहीं पाई गई है वो है घोड़े के साक्ष्य। घोड़े के साक्ष्य की कोई भी चीज़ जो है मोहनजोदड़ो में नहीं पाई गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाचने वाली लड़की की कांस्य मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले व्यक्ति की सेल खड़ी की जो मोहरें होती हैं वो उसकी छवि वहाँ पर अंकित मिली है, इस तरीके की एक मोहर मिली है। और टेराकोटा की मूर्ति है जिसे माँ देवी या प्रकृति उर्वरा की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर 2 युग्म दे रखे हैं हमारे पास, एक तरफ महाजनपदा और दूसरी तरफ राजधानी है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए पहला जो है वत्स, ठीक है, वत्स की जो राजधानी है ये हो जाती है कौशाम्बी और अवंती की उज्जैनी। ठीक है, तो ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। कौशल का श्रावस्ती है और मगध का राजगृह है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही दोनों गलत सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। तारीख़े दिलखुश जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो तारीख़े दिलखुश के लेखक भीमसेन है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब का एक संस्मरण है जो कि 1707 में लिखा गया था। औरंगजेब के शासनकाल में नहीं लिखा गया था, औरंगजेब के बारे में ये पुस्तक है। 1707 में लिखी गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये फारसी भाषा में लिखी गई है और जदुनाथ सरकार जो है इन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद भी किया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 सूचियाँ हैं। एक तरफ यात्री दे रखा है, दूसरी तरफ देश दे रखे हैं। अब इन सूची को सही से मैच करना है। तो देखिए अल-बरूनी जो है, अल-बरूनी बिलोंग करता था, उज्बेकिस्तान से आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर या फ्रांसवा बर्नियर यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रांसिस बर्नियर भी आप लोगों को लिखा मिलेगा। तो फ्रांसिस बर्नियर का तो सीधा समझ सकते हो आप, फ्रांस से आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ये हेरात से आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी ये हेरात से था। तो ये हो गई हमारी मैचिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित की जाए, इन और जो ये किले और उद्यान हैं ये बनवाए गए थे, इनको तो सबसे पहले कुतुब मीनार बनवाई गई थी। इसकी नींव जो है रखी गई थी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसको पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद जो बना, तो ये तीसरा आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा बना, ये बना था तुगलकाबाद का किला। ठीक है, तुगलकाबाद का किला तुगलक वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था, सुल्तान के द्वारा। तो पहला तुगलकाबाद का किला, उसके बाद ये आ जाएगा, 3-1 हो गया। उसके बाद लोधी उद्यान बनवाया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। फिर लास्ट में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, ये 4 सबसे लास्ट हो गया। तो 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 कथन, एक कथन है एक कारण है। तो कथन और कारण के आधार पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारे क्वेश्चन का सही हो, विकल्प सही होगा। ठीक है, तो पहले कथन देखते हैं। भक्ति संतों ने मुख्य रूप से जनता के बीच अपने शिक्षण को फैलाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया। बिल्कुल सही बात है। जो भक्तिकालीन संत थे, इन्होंने जनता के बीच अपने उपदेशों को फैलाने के लिए, अपने शिक्षा को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया? जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका उपयोग किया। यहाँ पे कारण क्या है? दिल्ली सुल्तानों के साथ साथ मुगलों ने फारसी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया। ये बात भी सही है, लेकिन ये जो कारण आर है ये कथन ए को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पहला है, इसका उद्देश्य भारत के अतीत के
व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देना और बंगाल के लोगों के बीच तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। ये बिल्कुल सही बात है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारे पास 3 कथन है, A, B, C और D, 4 कथन है। ठीक है, कौन कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताना है। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1857 में लड़ा गया था। ये बिल्कुल गलत बात है। 1857 में आपके 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि बैरकपुर से शुरू हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। 1857 की क्रांति का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 1857 की क्रांति का यूपी स्पेशल का वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की टोटल चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगी। आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बी क्या है? यह बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल सही बात है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो बी वाला जो कथन है ये सही है। अगला क्या है? कंपनी की सेनाएं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी। तो जो अंग्रेज लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये बात सही नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सही हैं कथन, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा क्या है? कारण आर है। इन्हीं के आधार पर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों को पेश किया। बिल्कुल सही बात है। इसने भारतीय किसानों के विभिन्न वर्गों का निर्माण किया। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न भू राजस्व प्रणालियाँ निर्मित की गई, जिससे कि वे लगान की वसूली कर सकें। ठीक है, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारी भू राजस्व वसूली की ही प्रणालियाँ थीं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और इसी के द्वारा भारत में विभिन्न किसान वर्गों का उद्गम हुआ, निर्माण हुआ। कैसे कि जो माहलवाड़ी प्रथा थी, ठीक है, माहलवाड़ी में क्या होता था, गांव को एक महल के रूप में विभाजित कर दिया जाता था और वहाँ का एक हेड बना दिया जाता था। वो हेड क्या करता था? लगान कर वसूली करता था। इससे क्या होता था कि एक जमींदार वर्ग का निर्माण हो गया और एक कृषक वर्ग का निर्माण हो गया, बीच में और भी लोग थे, तो इससे विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर क्या है? ए का स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। पहला कथन सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ युद्ध हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दे रखे हैं। आप सही सुमेलित करते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? ये हुआ 1780 में शुरू हुआ और 1784 तक चला। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो ये 1750 में शुरू हुआ, 1754 में ख़त्म हुआ। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करना है तो यहाँ पर ये 1803 से लेकर के 5 तक चला। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब तक चला? 1878 से 1880 तक चला। तो ये मैचिंग हो जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे फॉरवर्ड ब्लॉक के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्थापित किया था? सो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए के द्वारा की गई थी। और इसके महासचिव, पहले महासचिव के रूप में एच.वी. कामत को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 एच.वी. कामत ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारे पास 3 कथन दे रखे हैं, अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला देखिएगा, समाचार पत्र अधिनियम, ये 1908 में आया और समाचार पत्रों से हिंसक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था ये। तो जो पहला कथन है ये सही है आपका। दूसरा है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में प्रिंटिंग प्रेस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खबर निकालता है तो वहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा प्रिंटिंग प्रेस पर। ठीक है, तो दूसरा वाला भी सही है।
सेडेटियस मीटिंग्स अधिनियम 1907 में आया, जो कि सार्वजनिक बैठकों पर रोकथाम लगाने के लिए लाया गया था। तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के हमारे तीनों ही सही हैं। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। डैश की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वंदे मातरम इस आंदोलन का मुख्य गीत बन गया था। अगला क्या है, इसका उद्देश्य विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना और विकल्प के रूप में भारतीय वस्तुओं को अपनाना था। और तीसरा है, जनता को स्वदेशी संदेश देने के लिए तिलक के द्वारा शिवाजी और गणपति उत्सव महाराष्ट्र में आयोजित किए जाते थे। तो देखिए ये तीनों ही बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। बंगाल विभाजन 1905 में जब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था और बंगाल विभाजन के बहिष्कार करने के लिए, बंगाल विभाजन के विरोध में ये सारी बातें, एक्टिविटीज़ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। अब यहाँ पे कारण आर क्या कह रहा है कि वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों समूहों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। जो भारतीय नरमपंथी थे वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश प्रशासन में जो है क्या किया जाए, ब्रिटिशर्स को अवसर दिए जाएं। और उसके साथ साथ जो हमारा कारण कह रहा है वो ये कह रहा है कि गुटों को समूहों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। तो कारण जो है आपका गलत है, जबकि ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। लखनऊ संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला क्या है, यह M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसको संदर्भित करता है। ये कथन सही नहीं है। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, जो कि कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता R.C. मजूमदार के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसे ही लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1917 में ये हुआ था। और क्या हुआ था, नरम गरम एक हो गए थे। ठीक है, नरम दल और गरम दल जो कि अलग अलग सेपरेटेड हो गए थे वो एक हो गए थे। और उसके साथ साथ क्या हुआ था, इसके साथ साथ ये हुआ था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इनके बीच में भी पैक्ट हुआ था। इसे ही लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दूसरा केवल सही है जब, और इसकी अध्यक्षता R.C. मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो केवल 2 जो है ये सही है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे पास ये 4 घटनाएं दे रखी हैं और इन्हें सही कालानुक्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे घटना हुई थी ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो 3 ये 1 नंबर पे आ जाएगा 3। उसके बाद कानपुर में नहीं, सॉरी यहाँ पे करेक्ट करते हैं, नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। ठीक है, 3 के बाद 4 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और चौरी चौरा कांड, गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, गोरखपुर में हिंसा हो गई थी और उसी हिंसा के होने पर महात्मा गांधी ने क्या किया था, चौरी चौरा ये जो असहयोग आंदोलन था, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 3, 4 उसके बाद 1 और 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यही वाला कूट हमें जहाँ पर मिलेगा हम इसको टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। क्रमिक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हुआ था अलीपुर बम कांड, उसके बाद आपका आता है काकोरी ट्रेन डकैती मामला, तो 1, 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा चटगांव और आर्मरी रेड या चटगांव शस्त्रागार छापा, ये मास्टरदास सूरसेन थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। और सबसे लास्ट में हो जाएगा डलहौजी स्क्वायर बम कांड। ठीक है, तो 1, 3, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर 2 ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जो कि हमने करी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव वे में
समझाई गई हैं, कौन सी घटना कब हुई, उसके डेट और ईयर सारी कुछ डिस्कशंस किए गए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर स्पीड में कर रहे हैं, बाकी आप डिस्क्रिप्टिव वे में चाहो तो क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, तो ये बिल्कुल सही बात है। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, साइमन कमीशन उनका गठन 1928 में हुआ था और ये 1930 में भारत पहुंचा और इसने अपनी रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर 1935 का अधिनियम लाया गया था। अधिनियम ने प्रांतों में को अधिक स्वायत्तता दी और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो दूसरा वाला कथन है ये कथन सही नहीं है, गलत है। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू रहा था और प्रांतों की स्वायत्तता खत्म हुई थी। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन नंबर जो एक है, केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बीजापुर का गोल गुंबज कर्नाटक में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, पट्टचित्र जो है ये बनाए जाते हैं आपके कहाँ पर? ओडिशा में। ठीक है, पट्टचित्र एक चित्रकला होती है जो कि कपड़े पर बनाई जाती है। ओडिशा में वर्ली, आपको पता ही होगा, वर्ली एक जगह महाराष्ट्र में पड़ती है, वर्ली कला महाराष्ट्र की है। और कलमकारी जो है ये तमिलनाडु में ना होकर के कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में की जाती है। ठीक है, कलम से पेंटिंग की जाती है कलमकारी, जबकि जो एक सही सुमेलित है ये है थांगला चित्रकला जो कि सिक्किम में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, केवल 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नीसी, आपातानी और बोकर जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं। ये बोली जाती हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से एक अपूर्ण संख्या की श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ 59 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 83 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि 3, 11, 23, 29, 59 और उसके बाद में क्या आना है? 83 आना है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो कितना है डिफरेंस? 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये +8 +12 16 20 और 24। ठीक है, तो इन सब में अब आप नीचे वाले से अगर एक रिलेशन और निकाल लोगे तो +4 का हो रहा है। तो आप जितना भी अगला है उसके में 4 ऐड कर दो, तो अगले में जैसे मान लो यहाँ पे 20 था, 20 में +4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 24 इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो 83 में से 59 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक दुकान एक चॉकलेट प्रत्येक 1 रुपए की दर पर बेचती है। आप एक चॉकलेट के बदले में 3 रैपर दे सकते हैं। यदि आपके पास 75 रुपए हैं तो आपको अधिकतम कितनी चॉकलेट मिल सकती हैं? तो देखिए, 75 रुपए में अधिकतम 112 चॉकलेट मिल सकती हैं। अब कैसे मिलेंगी इसकी कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि 75 चॉकलेट के 75 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए में 1 चॉकलेट मिलती है, और 25 चॉकलेट आप ले सकते हो 75 रैपर दे के। मतलब एक जो चॉकलेट है, ठीक है, वो 1 रैपर के बराबर है, 3 रैपर के बराबर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं ऐसे। और तो 8 चॉकलेट हमें 25 में मिल जाएंगी, 8 और 1 +1 मतलब कुल मिलाकर के 9 रैपर देने पड़ेंगे, तो 13 चॉकलेट मिल जाएंगी 24 रैपर में। ठीक है, तो एक चॉकलेट 3 रैपर हो जाता है, ये हम कैलकुलेशन कर ही चुके हैं। तो जब ये चॉकलेट खरीदते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? 75 चॉकलेट ली जाएंगी, उसके बाद 25 चॉकलेट आपको और मिल जाएंगी, 8 चॉकलेट और एक्स्ट्रा मिलेंगी क्योंकि आप रैपर दोगे, उसके बाद 1 चॉकलेट आपको और मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर 112 चॉकलेट आप खरीद पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, इसमें मैक्सिमम कितने त्रिभुज हो सकते हैं? तो 16 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक को सही ढंग से प्रतिस्थापित करता है। तो ये जो आकृति आपको यहाँ पर दे रखी है, इसको जूम कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो आप लॉजिक लगाओगे वो ये कि देखो, कॉलम वाइज अगर हम इन सबका सम करें तो 5, 2, 7 और 6, 15। ठीक है, इसका योग 15 हो जाएगा। 9, 5, 14 और 1, 15 हो जाएगा। तो इसका भी 15 होना चाहिए। ठीक है, तो 4, 3, 7, ये 7 हो गया। और यहाँ पर कितना होना चाहिए कि आपको 15 मिल जाए? तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो आपको 15 मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यदि हांगकांग 12 किलोमीटर पर लंदन के पूर्व में है, तो लंदन के 15 किलोमीटर वाशिंगटन के ऊपर के उत्तर में अवस्थित है, और वाशिंगटन 12 किलोमीटर
पर नई दिल्ली के पश्चिम में है। तो हांगकांग नई दिल्ली से किस दिशा में है? तो देखिए ये डायग्राम आपके लिए यहाँ पर बनाया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है दिल्ली से हांगकांग उत्तर दिशा में पड़ेगा। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना दिया है। ठीक है, अब जो जो डायरेक्शंस हमारे पास दे रखी हैं उस हिसाब से हमने इसको ड्रॉ किया है। नई दिल्ली से जो हांगकांग है ये उत्तर की दिशा में पड़ेगा, तो ये जो हो जाता है इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ के। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए एक निश्चित कोड में राइटर को क्या लिखा गया है 3 1 5 6 2 1। तो इसमें क्या किया गया है, इसकी सबकी वैल्यू आप इसके नीचे लिख लेंगे हम 3 1 5 6 2 1। ठीक है, और क्रॉस को क्या लिखा गया है 8 1 7 4 4। तो 8 1 7 4 4। ठीक है, अब हमें रिसाइट को किस भाषा में कूट किया जाएगा ये बताना है। तो ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, ई की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, सी की वैल्यू आपको यहाँ से 8 मिल रही है। ठीक है, आई की वैल्यू आपको यहाँ से 3 मिल रही है, तो 128 3। उसके बाद आपके पास आ जाता है टी की वैल्यू आपको मिल रही है 6 और ई की वैल्यू फिर से कितनी मिल रही है आपको 6 मिल रही है। तो 128 366 कहाँ पर है 128 366 ये मिल जाएगा, 366 नहीं है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। तो राइटर को जो लिखा गया है ये 31 5 6 2 1 लिख लिया है, क्रॉस को 8 1 7 4 4 लिख लिया है। अब यहाँ पे इसको रिसाइट को हम जब करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी, ई की 2 मिल जाएगी और ये 128 562 हो जाएगा। तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन को देखिए। यदि वर्ष का 8 मार्च का जो दिन है ये शनिवार है तो 1 मार्च 25 अप्रैल के बीच में विषम तिथियों पर कितने शनिवार पड़ेंगे? तो विषम तिथियों पर कुल 4 शनिवार पड़ेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए 8 मार्च को शनिवार है, ठीक है, तो 1 मार्च को भी 7 दिन पहले क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, और उसके हर 7 दिन के बाद शनिवार आएगा। तो देखिए 8 के बाद 7 दिन के बाद कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसमें 7 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और अप्रैल में फिर 5 तारीख आएगी, फिर 12 आएगी, फिर 19 आएगी और 26 आएगी। तो ठीक है, 1 मार्च से 25 अप्रैल के बीच 4 जो विषम दिन पड़ेंगे ये शनिवार पड़ेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है जो सही उत्तर है ये 4 हो जाएगा, 4 शनिवार पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। तो देखिए जो विषम है ये ऑप्शन नंबर 4 FEDC हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें क्या है Z X Y W है। अब इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अब देखेंगे इसमें कौन सा हमारे पास क्या लॉजिक हम बना पा रहे हैं। तो Z और X के बीच में -2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में +1 हो जाएगा और इसके बीच में फिर से -2 हो जाएगा। अगले में देखिए क्या यही वाला लग रहा है, अगले में भी यही वाला लॉजिक लग रहा है, यही वाला नेक्स्ट में भी थर्ड वाले ऑप्शन में भी लग रहा है। लेकिन FEDC जो है इसमें क्या लग रहा है, F की प्लेस वैल्यू 5, E की नहीं, F की 6 हो जाएगी, E की कितनी हो जाती है 5, D की 4 और C की 1। तो इसमें -1 तीनों में आ रहा है, तो यही वाला विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है D ऑप्शन ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिणीता अपने पति मुकुंद को एक पुरुष का परिचय करवाते हुए कहती है वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो पुरुष का परिणीता से हमें संबंध बताना है। ठीक है, तो जो पुरुष है ये परिणीता का क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। कैसे हो जाता है, परिणीता ये हो गई परिणीता। ठीक है, परिणीता क्या कहती है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, परिणीता के पिता की माँ की बहन का इकलौता पुत्र। तो देखिए ये परिणीता है, ये उनके पिता हो जाएंगे, उसके साथ जो इनकी फादर की सिस्टर हो गई और इनकी माँ का इकलौता पुत्र। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, तो इनकी माँ का इकलौता पुत्र, दैट मीन्स परिणीता की जो नानी है उनका इकलौता पुत्र। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये परिणीता का भाई हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये, तो भाई जो है यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले 4 है? तो ऐसी विषम संख्याएं बतानी है जिनके ठीक पहले 4 है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, ये विषम संख्या है आपकी, और उसके बाद जो 9 है ये विषम संख्या हो जाएगी, और जो 5 है ये विषम संख्या हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बचता है क्या?
इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। इसके अलावा कुछ नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो सेल्सियस से तापमान नापा जाता है और जो दूरी है ये किससे नापी जाती है, ये नापी जाती है किलोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड रहते हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये आप लोग कर सकते हो कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद बी आता है, बी नहीं है तो सी आएगा। तो इस तरीके से सब चलेगा क्रम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप सॉल्व करोगे। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे। अगले क्वेश्चन पर आओ। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर 144 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें कौन सा लॉजिक है हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 61, 70, 95, 144, 225, उसके बाद क्या 346। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये 9 का है, उसके बाद 25 का है, उसके बाद 49 का है, 81 और 121। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं ये विषम संख्याएं जो हैं उनका वर्ग है। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 144 आएगी। ठीक है, तो 144 हो जाता है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में देखिए बोतल, टंकी, बोतल और बाल्टी ये पानी भरने की चीज़ें हैं, जबकि नदी क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है पानी का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही विषम है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर JHBVIR इसके साथ जो है आता है BHIJRV। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इसके बाद क्या आएगा, AFNTVX आएगा। कैसे इसको सॉल्व किया गया है एक बार देख लीजिए। देखिए क्या किया गया है, जो पहला वाला है JHBVIR इसको क्या किया गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया गया है, और इसको भी अगले वाले को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। तो फिर क्या करना है, हमें जो आंसर है ये NAVFX इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तब हमारे पास ये आ जाएगा AFNTVX। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की है। तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत में RBI के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 ईरान जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश थे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से ईरान को हटा दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आज की क्लास में हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। तो 60 क्वेश्चंस जो हमारे पास बचते हैं, 60 के अभी 80 क्वेश्चंस हमारे पास बचते हैं। कुल 140 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।